नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोरिजा Study.9 पे। आज हम भारत के इतिहास में मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत के इतिहास में सिकंदर के आक्रमण तक को समझ लिया, यानी सिकंदर तक के आक्रमण को प्राचीन भारत के इतिहास में माना गया है और वहां तक के वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके आगे जो मौर्य शासन आता है, इसके बाद गुप्त काल, जो भी प्राचीन भारत के इतिहास में जो बाकी के वंशज हैं उसके इतिहास को हम क्रमानुसार करते रहेंगे। इसी के साथ साथ इतिहास को जल्दी पूरा करने के क्रम में हमने शुरुआत की है मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास और प्राचीन भारत इतिहास, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के जो बीच की कड़ी है इसको बोलते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। और जब प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा होता है, यानी हर्षवर्धन जो वर्धन वंश का शासक होता है, पुष्यभूति वंश जिसे बोलते हैं, इस वंश को प्राचीन भारत के इतिहास का अंतिम वंश माना गया है। यानी इस वंश के बाद कोई भी वंश ऐसा नहीं बचा जो भारत पर व्यापक रूप से शासन कर रहा हो। इसी के बीच मध्यकालीन भारत की शुरुआत मानी जाती है और मध्यकालीन भारत की शुरुआत होती है अरबों के आक्रमण के साथ। यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा शासन करते हैं वो करते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लोग। यानी इस समय मुसलमानों ने भारत पर शासन करना शुरू कर दिया था और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत में मुस्लिम धर्म का आगमन होता है। इससे पहले भारत में केवल एक ही धर्म था, यानी बौद्ध धर्म हिंदू धर्म व्यापक रूप से था और अन्य जो धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा कुछ अन्य आंदोलन भी चले थे, वो कुछ ही रूप में उपलब्ध होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा धर्म था उस समय का वो था वैदिक हिंदू धर्म। मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत के साथ ही भारत में मुस्लिम धर्म का आगमन होता है और जो अरब आक्रमणकारी आते हैं वो केवल उनका उद्देश्य क्या होता है, भारत पर मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना और भारत का जो धन है उसे लूटना। बाद में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते हैं उनका उद्देश्य क्या बन जाता है, यानी भारत की कमजोर स्थिति को देखकर, भारत के टुकड़ों को देखकर, भारत के कमजोर शासकों को पराजित करके इस पर शासन करना उनका उद्देश्य बन जाता है। तो भारत के जो मध्यकालीन भारत है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? अरबों के आक्रमण के साथ। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा जाएगा? अरबों का आक्रमण, यानी अरब देश के लोगों का आक्रमण सबसे पहले पढ़ा जाएगा। अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी सन में, 711 ईस्वी सन में। और 711 में दो आक्रमण हुए थे, 711 में दो आक्रमण हुए थे अरबों के यानी मुसलमानों के। वो रहे थे एसफल। जो सबसे पहला सफल आक्रमण हुआ वो हुआ 712 ईस्वी सन में और वो किया किसने था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा आक्रमणकारी था जिसने भारत में सबसे पहले इस्लाम धर्म की पताका फहराई थी या इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसका जन्म हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का सऊदी अरब में, ठीक है, सऊदी अरब में। और इसी कारण इसको बोला जाता है अरबों का आक्रमण, यानी अरब देशों का आक्रमण। अरब देशों में जो आधुनिक ईरान, इराक, सऊदी अरब ये देश शामिल होते हैं, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण किया था 711 में अब्दुल्ला ने और एक और अन्य आक्रमण किया था जो दोनों क्या रहे थे? एसफल। लेकिन जो सबसे पहला सफल आक्रमण किया वो किया मोहम्मद बिन कासिम ने। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, यानी अरबों ने आक्रमण की शुरुआत की थी, उस समय भारत पर शासन किसका चल रहा था? उत्तरी भारत पर शासन चल रहा था राजपूत वंश का, राजपूत वंश का। यानी राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी किस समय? जिस समय अरबों ने आक्रमण की शुरुआत की थी। यानी 700 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी सन तक, 1200 ईस्वी सन तक कौन रहे थे? राजपूत वंश। जिस समय मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है उस समय चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ाई होती है और दो युद्ध होते हैं।
तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। इसके बाद मोहम्मद गौरी वापस जाते समय मर जाता है और इसका गुलाम यहीं पर रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्थापना करता है गुलाम वंश की। ठीक है, जिसके गुलाम वंश की शुरुआत के साथ ही भारत में सल्तनत काल की शुरुआत होती है। यानी जिस समय अरबों ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय कौन सा वंश था? उत्तरी भारत में था राजपूत वंश, यानी हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ किसका शासन था? राजपूत वंशों का। यानी राजपूत वंश में कौन कौन से वंश? परमार वंश, चाहमान जिसे बोलते हैं चौहान वंश, सोलंकी वंश और चंदेल वंश। ये वंश क्रमानुसार शासन कर रहे थे किस पर? उत्तरी भारत पर। ठीक है, जिस समय अरबों ने भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की थी। और दक्षिण भारत में शासन किसका था? दक्षिण भारत में शासन चल रहा था राष्ट्रकूट वंशों का, राष्ट्रकूट वंश का दक्षिण भारत में शासन चल रहा था। और बंगाल की तरफ शासन कौन कर रहा था? पाल वंश। यानी सल्तनत काल की शुरुआत से पहले, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश की स्थापना करता है, उससे पहले और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बीच का जो काल है, इसमें शासन किया था राजपूत वंश ने। ठीक है, उत्तरी भारत की तरफ और दक्षिण भारत में शासन किया था राष्ट्रकूट वंश ने। और इन तीनों के बीच यानी पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसे प्रतिहार, इसमें जो राजपूत वंश है इसमें एक और शासन भी आएगा प्रतिहार वंश, ये गुजरात की तरफ शासन कर रहे थे। इन तीनों के बीच लड़ाई होती है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कन्नौज जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, इसको प्राप्त करने के लिए यानी इसको जीतकर अपनी राजधानी बनाने के लिए इन तीनों वंशों, कौन कौन से? प्रतिहार वंश यानी गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। ठीक है, कई सालों तक यानी कई पीढ़ियों तक, कई राजाओं के जीवन तक कौन सा संघर्ष चलता है? त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। अब देखिए, अरबों का आक्रमण जब हुआ तो भारत पर शासन कर रहे थे उत्तरी भारत पर राजपूत वंश और दक्षिण भारत पर राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, और इसी बीच जो पूर्वी भारत है यानी पूर्वी तरफ बंगाल की तरफ शासन कर रहा था पाल वंश, और इनके बीच आपस में युद्ध चलते रहते हैं। इन्हीं की कमजोरी का फायदा उठाकर अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। शुरुआत में जो अरबों ने आक्रमण किया उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन की प्राप्ति करना, यानी धन को लूटना। लेकिन बाद में इन शासकों की कमजोरी को देखकर अरबों ने भारत पर आक्रमण किया। किसके लिए? शासन के लिए, यानी भारत पर शासन स्थापित किया जाए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने की बजाय इस्लाम धर्म को वहां पर स्थापित किया जाए। ठीक है, जिस कारण बाद में जो भारत का क्षेत्र है जहां पर हिंदू लोग ज्यादा थे, मुसलमानों ने आकर जजिया कर भी लगा दिया था। ठीक है, जजिया कर किसकी देन थी? मुसलमानों की, यानी अरबों की। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था? सऊदी अरब का, और इसने सबसे पहला सफल आक्रमण किया और भारत पर मुस्लिम धर्म की पताका फहराई थी। बाद में आता है आक्रमण करने मोहम्मद गजनवी, और इसके बाद शासन करने आता है मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी या मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी के गुलाम ने यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर स्थापना की थी गुलाम वंश की। ठीक है, गुलाम वंश की, और इस गुलाम वंश की शुरुआत के साथ ही कौन सा काल शुरुआत होता है? सल्तनत काल की शुरुआत
गुलाम वंश की शुरुआत के साथ होती है। और ये सल्तनत काल चलता है कब से कब तक? 1206 से 1526 तक। ठीक है, पहले पढ़ा जाएगा किसको? सल्तनत काल को। यानी इनके बाद मोहम्मद गोरी के बाद सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है और भारत पर मुसलमानों का स्थायी रूप से शासन बन जाता है। यानी जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने, मुस्लिम शासनकर्ताओं ने भारत पर स्थायी रूप से शासन करना शुरू कर दिया था। ठीक है, जो गुलाम वंश के यानी सल्तनत काल है, इसके वंश कौन से हैं जिन्होंने भारत पर शासन किया सल्तनत काल में? पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, इसके बाद सैयद वंश और इसके बाद लोधी वंश। लोधी वंश। ठीक है, ये चलते हैं 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक जिस समय तुगलक वंश का, ठीक है, जिस समय तुगलक वंश का शासन होता है, उसी समय दक्षिण भारत में दो राज्य स्थापित होते हैं या दो शासक, दो भाई एक और अन्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने दक्षिण भारत में किसकी स्थापना की थी? विजयनगर साम्राज्य की। और इसी के साथ एक और वंश की स्थापना होती है, यानी एक और साम्राज्य की स्थापना होती है किसकी? बहमनी साम्राज्य की। ठीक है, ये समांतर चलते हैं एक दूसरे के, यानी अरबों के आक्रमण के समकालीन थे कौन? राजपूत वंश। ठीक है, इसके बाद जब मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत पर गुलाम वंश की स्थापना की, इसी के साथ कौन सा काल शुरू होता है? सल्तनत काल। ठीक है, और सल्तनत काल के समकालीन चलते हैं कौन से? विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। ठीक है, जो दक्षिण भारत में शासन कर रहे थे। इसके बाद जब 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक को बाबर हराएगा या पराजित करेगा, और पराजित करके कौन से वंश की स्थापना करेगा? मुगल वंश की। मुगल वंश की, जो चलेगा 1526 से 1707। 1707 में मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा, अंतिम बिल्कुल अंतिम नहीं, शक्तिशाली यानी शक्ति के तौर पर अंतिम, जिसके बाद जो उत्तराधिकारी आएंगे 1707 के बाद वो कमजोर हो जाएंगे और 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी हुकूमत भारत पर आ जाती है। और इसके बाद जो मुगल वंश के शासन थे यानी औरंगजेब, 1707 में कौन किसकी मृत्यु होती है? औरंगजेब की। औरंगजेब मुगल वंश का शक्तिशाली राजा था, जिसके बाद औरंगजेब के उत्तराधिकारी आए वो बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, औरंगजेब के बाद जो भारत है इसके शासन में अंग्रेजों की हुकूमत ज्यादा चलती है और मुगल शासकों की कम। यानी 1707 के बाद का जो काल है उसको पढ़ा जाता है उत्तर मुगल काल में। उत्तर मुगल काल में। और अन्य तरीके से देखें तो 1707 के बाद आधुनिक भारत का इतिहास शुरू हो जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ेंगे 1707 के बाद। ठीक है, और इससे पहले जो 711 से लेकर और 1707 तक का इतिहास है, इसको पढ़ा जाता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है, यानी ये है विषय वस्तु मध्यकालीन भारत के इतिहास की। एक बार फिर समझिए, अरबों का आक्रमण हुआ 711 में। 711 में पहले आक्रमण होते हैं अरबों के, लेकिन ये सफल नहीं हो पाते। 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला सफल आक्रमण किया था भारत में। ठीक है, इससे पहले आपको एक बात और समझा दें कि जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना हुई थी 610 के लगभग। 610 के लगभग जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक, इनको मक्का में, मक्का कहां पर है? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में इनको परम ज्ञान की, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध को और महावीर स्वामी को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार 610 ईस्वी में, ठीक है, यह है ईस्वी सन, 610 ईस्वी सन में मक्का में जो है सऊदी अरब में, यहाँ पर
पैगंबर मोहम्मद साहब को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है और यहीं से इस्लाम धर्म की स्थापना होती है। इस्लाम धर्म का जिस प्रकार बौद्ध धर्म का 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जैन धर्म का भी 2 शाखाओं में विभाजन हो जाता है, उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म है इसका भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। कौन सा? शिया और सुन्नी। ठीक है, शिया और सुन्नी। तो जो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है वो है कुरान। ठीक है, और कुरान को पढ़कर ही ये जो इस्लाम धर्म के लोग हैं ये अपने शासन को आगे फैलाने की सोचते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में मान लो इस्लाम धर्म के जो लोग हैं ये अपने धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए या ज़्यादा फैलाने के लिए अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण करते हैं और उनको अपने कब्जे में करते हैं। और इसी तहत भारत पर आक्रमण हुआ अरबों का और उन्होंने अपने धर्म का शुरुआत में प्रचार प्रसार किया, लेकिन भारत की कमजोरी को देखकर उन्होंने स्थायी रूप से शासन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जब सल्तनत काल की समाप्ति हो रही होती है, यानी सल्तनत काल समाप्ति के दौर में होता है और मुगल काल की शुरुआत का दौर होता है, उस समय हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए आंदोलन चले थे, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन, जिसके तहत कबीर को तथा अन्य भक्ति आंदोलनकर्ताओं को पढ़ा जाएगा। और मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए कौन से आंदोलन चले थे? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार करने के लिए सूफी आंदोलन चला और हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए भक्ति आंदोलन चला। कब चला ये? सल्तनत काल की समाप्ति के दौर में और मुगल काल की शुरुआत के दौर में। ठीक है, यानी जब सल्तनत काल समाप्ति के दौर में था उस समय चला था भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में सुधार के लिए, और मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए चला था सूफी आंदोलन। तो इन आंदोलनों को भी पढ़ा जाएगा। किसमें? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। यह है मध्यकालीन भारत के इतिहास की विषय वस्तु। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार अरब वासियों ने भारत पर आक्रमण किया था या किस प्रकार वे भारत में पहुंचे थे। तो ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान का और यहां पर बहती है सिंधु नदी। ठीक है, और ये है अफगानिस्तान का एरिया और इस प्रकार यहां पर जो है ये है अरब देश। ठीक है, इराक, सऊदी अरब और ईरान, ये क्या है? अरब देश हैं। और सऊदी अरब से जो अरब वासी थे, सऊदी अरब इनका मूल स्थान था और यहीं से आया था मोहम्मद बिन कासिम भारत की तरफ। ठीक है, इससे पहले सऊदी अरब के लोगों ने जल मार्ग भी खोज रखा था। ठीक है, अरबों ने किश्तियों के सहारे भारत से व्यापार करने के लिए अपना मार्ग भी खोज रखा था, लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है ये आता है सिंध के रास्ते से। ठीक है, अब कुछ बेसिक सी जानकारी लेते हैं अरबों के आक्रमण की, यानी अरबों के आक्रमण की जो बेसिक जानकारी है वो लेते हैं हम। अरबों का आक्रमण। ठीक है, अरबों के आक्रमण में जो सबसे पहला सफल जो प्रयास किया या सफल रहा आक्रमण करने में वो रहा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सबसे पहला सफल प्रयास किया। ठीक है, यानी अरब जो वासी थे, अरब वासी सऊदी अरब को अरबों का मूल स्थान माना जाता है। ठीक है, अरबों के आक्रमण में जो अरब लोग थे इन्होंने सबसे पहले फारसी देशों को जीता था। फारस के देशों पर कब्जा करने के बाद, यानी फारस देशों पर अपना शासन स्थापित करने के बाद इनका ध्यान केंद्रित हुआ भारत की तरफ। ठीक है, और सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने भारत पर आक्रमण करना चाहा, यानी उस समय पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान एक ही क्षेत्र था और सबसे पहला जो आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने वो किया सिंध क्षेत्र पर। ठीक है, यानी सिंधु नदी का जो आसपास का क्षेत्र था उस पर कब्जा किया। कब्जा तो ना मानो आप, यानी जो मोहम्मद बिन कासिम था इसने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आक्रमण किया था और इसका मुख्य उद्देश्य था धन लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक है, तो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ
वो हुआ सिंध प्रदेश पर। ठीक है, सिंध प्रदेश पर आक्रमण करने के बाद ये वापस लौट गया। इसके बाद आक्रमणकारी आया मोहम्मद गजनवी। ये गजनी का शासक था। ठीक है, ये गजनी का शासक था, इसलिए इसको मोहम्मद गजनी या गजनवी भी कहा जाता है। इसने आक्रमण किया सिंध प्रदेश से एक कदम आगे। ठीक है, सिंध प्रदेश पर आक्रमण करने के बाद ये आया हरियाणा के थानेसर तक, हरियाणा के थानेसर तक, और इसने आक्रमण किया गुजरात में भी। ठीक है, गुजरात के सौराष्ट्र यानी सौराष्ट्र मंदिर पर आक्रमण किया और वहां की मूर्तियां तोड़ दी। ठीक है, इसने थानेसर में चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ दी थी। इसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। ठीक है, महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक आक्रमणकारी कहा जाता है। इसके बाद आया था मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ये था गौर वंश, गौर प्रांत का शासक। ठीक है, गौर प्रांत का शासक था और मोहम्मद गौरी ने मोहम्मद गजनवी से एक कदम आगे आक्रमण किया था। यानी जो हरियाणा का तराइन क्षेत्र था, करनाल का क्षेत्र तराइन जिसका नाम था, यहां पर शासन करता थे राजपूत वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान, और यहां पर इसके दो युद्ध हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, इसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने यहां पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान को जीतकर यानी उस प्रदेश को जीतकर किसके हवाले कर दिया, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी वापस लौट रहा था तो इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये जो अक्षेत्र था इसका विजित अक्षेत्र, जो जीता हुआ प्रदेश था, ये दे दिया इसने किसको, अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने अपना जीता हुआ प्रदेश दे दिया। और यहीं से शुरुआत होती है सल्तनत काल की, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी गुलाम वंश की, और गुलाम वंश की शुरुआत के साथ ही यह काल कौन सा माना जाता है, सल्तनत काल। और सल्तनत काल में 5 वंशों ने लगातार शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। लोधी वंश के बाद भारत पर आक्रमण किया बाबर ने, और लोधी वंश का समाप्ति करके, लोधी वंश को या खत्म करके अपने वंश की स्थापना की मुगल वंश की, और मुगल वंश चला अपने शक्तिशाली दौर में चला औरंगजेब तक। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब के बाद 1707 के बाद जो औरंगजेब के उत्तराधिकारी थे वो हो जाते हैं कमजोर, और भारत पर राज करते हैं ब्रिटिश लोग यानी अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक भारत की। ठीक है, और उस समय हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसी के साथ साथ जो मोहम्मद गौरी और गजनवी आए थे, इस समय भारत पर राजा शासन कौन कर रहे होते हैं, राजपूत वंश, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, जब गुलाम वंश की स्थापना के बाद खिलजी वंश और तुगलक वंश आते हैं, उस समय दक्षिण भारत में शासन कौन कर रहे होते हैं, विजयनगर साम्राज्य के शासक हरिहर बुक्का। ठीक है, हरिहर व बुक्का 2 भाई थे जिन्होंने स्थापना की थी विजयनगर साम्राज्य की। और इनके समकालीन दक्षिण भारत में एक और साम्राज्य होता है, किसका, बहमनी साम्राज्य। ठीक है, जिसकी स्थापना की थी हसन गंगू ने, और शासन चल रहा होता है किसका, बहमनी साम्राज्य का। ये आपस में लड़ते रहते हैं, और भारत पर जो अरब देश के मुस्लिम थे, अरब वासियों ने आक्रमण किया भारत पर, और बाद में पूरे भारत में शासन होता है किसका, अरबों का, यानी मुस्लिमों का शासन भारत पर होता है, और सबसे लंबा दौर चलता है मुसलमानों के शासन का। ठीक है, मुगल वंश, सल्तनत काल, ये मुस्लिम शासकों के शासन का समय था। अब ये था मध्यकालीन इतिहास की विषय वस्तु का क्रम। ठीक है, यानी मध्यकालीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इतिहास में जो भारत का नामकरण है ये किस प्रकार हुआ था। यानी जो भी आक्रमणकारी भारत में आया उन्होंने अपने हिसाब से भारत का उच्चारण किया, भारत के लोगों को अपने हिसाब से नाम दिया। इस प्रकार भारत के जो कई नाम हैं ये सामने आते हैं। सबसे पहले जो भारत पर आए थे सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में कौन आए थे, आर्य। ठीक है,
आर्य। और मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल स्थान है वो किसको माना है? मध्य एशिया को। ठीक है, आर्य भारत में आए और आर्य जो लोग थे ये अपने आप को आर्य मानते थे। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ, यानी आर्य लोग अपने आप को क्या मानते थे? श्रेष्ठ। और इन्होंने अपनी संस्कृति बसाई थी सप्त सिंध प्रदेश में। ठीक है, सप्त सिंध प्रदेश में अपनी संस्कृति बसाई और इनकी संस्कृति को क्या कहा जाता है? आर्यों की संस्कृति या वैदिक संस्कृति। ठीक है, वैदिक संस्कृति। आर्यों ने अपने स्थान को नाम क्या दिया? आर्यवर्त। आर्यवर्त। और इस प्रकार जो भारत का नाम पड़ा वो क्या पड़ा? आर्यवर्त। ठीक है, आर्यों ने भारत को क्या नाम दिया? आर्यवर्त। इसके बाद भारत पर आक्रमणकारी आए कौन? यूनानी। ठीक है, इसके बाद यूनानी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। यूनानी में सबसे जो मुख्य आक्रमण आता है वो आता है सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का आक्रमण जिसे हमने पढ़ लिया प्राचीन भारत के इतिहास में। यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया और जब सिंधु नदी को पार किया, यानी सभी आक्रमणकारियों की जो सबसे पहली बाधा थी वो कौन सी थी? सिंधु नदी। ठीक है, यूनानियों ने सिंधु नदी को नाम दिया इंडस नदी, इंडस रिवर जिसे बोलते थे। और इस इंडस नाम से नाम निकला इंडिया। ठीक है, इस इंडस नाम से क्या निकला? इंडिया नाम। यानी इंडिया जो नाम है ये किसने दिया? यूनानियों ने। इसके बाद आक्रमण किया भारत पर अरबों ने। ठीक है, इसके बाद किसने आक्रमण किया? अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, यानी मुस्लिमों ने भारत पर आक्रमण किया। और अरबों ने जब सिंधु नदी को पार किया, यानी सिंधु नदी को पार करना चाहा, तो इस सिंधु नदी को इन्होंने नाम क्या दिया? अरब वासियों ने सै का उच्चारण है से किया। ठीक है, सै का उच्चारण किससे करते थे? है से। और इस सिंधु नदी को नाम दिया हिंदू नदी। हिंदू नदी। और इसकी घाटी में रहने वाले लोगों को क्या कहा? हिंदुस्तानी। और इसी से नाम निकला हिंदुस्तान। ठीक है, भारत का नामकरण हिंदुस्तान किसने किया? अरबों ने। ठीक है, आर्यों ने आर्यवर्त, यूनानियों ने इंडिया और अरबों ने नाम क्या दिया? हिंदुस्तान। ठीक है, और जो भारत नाम है, भारत जो नाम है, जो मेन नाम भारत का मूल नाम है, ये किसने दिया? ये रखा गया जो महान राजा थे दुष्यंत, दुष्यंत। और इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला, शकुंतला। ठीक है, महान राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम था भरत। ठीक है, भरत महान राजा जिनको कहा जाता है भरत मुनि, इन्हीं के नाम पर नाम पड़ा भारत। ठीक है, भारत का नाम भारत किस लिए पड़ा? महान राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत मुनि के नाम पर। ठीक है, भारत में ज्यादा वेल्थ यानी ज्यादा सोना होने के कारण इसे कहा गया सोने की चिड़िया। ठीक है, सोने की चिड़िया। तो ये बेसिक सी बात है कि भारत का नामकरण किस प्रकार हुआ। आर्यों ने आर्यवर्त कहा, यूनानियों ने इंडिया कहा, अरबों ने हिंदुस्तान कहा और भरत मुनि के नाम पर जो भारत का मूल नाम है भारत, ये पड़ा था। ठीक है,